Greetings 11th class political science students. Welcome back to our channel. Hope you all are doing great. And today we are here back with the part 3rd of the chapter, that is political theory and introduction. We have started second book of 11th class and we are doing the first chapter only, that is political theory and introduction, and we have completed 2 parts till now. In that we have discussed the actual or real meaning of politics. In the first video, we have understood that what are the myths related to politics. That it is related to dirty tricks only. It is related to negative aspects only. But in the second video, we have understood what is the real meaning of politics. In that, we have discussed the positive aspects related to politics. Right? And that is the politics in actually. Okay. So in today's class, what we are going to discuss, that is what do we study in political theory. जो आप रीड करते हो, क्या पढ़ते हो आप पॉलिटिकल थियोरी में, राइट? अब देखो, आप लोगों ने पॉलिटिक्स का मतलब अंडरस्टैंड कर लिया. थियोरी बेसिकली क्या होती है? थियोरी वही होती है ना जो आप बार बार प्रैक्टिस करते हो, एंड बाय द सेम प्रैक्टिस यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट्स. फॉर एग्जांपल, यू आर हैविंग H2O. आप हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन का 1 मिलाओगे तो यू विल बी गेटिंग वाटर ओनली, राइट? चाहे आप इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, न्यूजीलैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में, आप कहीं भी हो, वो क्या बन गया? दैट्स अ थियोरी, राइट? तो अब जो पॉलिटिक्स से रिलेटेड थियोरीज हैं, अब पॉलिटिक्स से रिलेटेड तो कुछ ना कुछ थियोरीज होंगी ना. जैसे अगर आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड कैसे, जैसे आप अगर मान लिया हिस्ट्री को भी उठा के अंडरस्टैंड करोगे तो क्या चीजें, आप लोगों ने फेडरलिज्म वाला चैप्टर पढ़ा ना, आपने क्या पढ़ा उसमें? जैसे अलायंस गवर्नमेंट बनती है तो पीएम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं आप उसको वीक पोजिशन में फाइंड आउट करते हो. वो क्या बन गई? थियोरी बन गई कि जब जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनेगी तो पीएम की पोजीशन, प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन कहीं ना कहीं वीक हो जाएगी. वो थियोरी बन गई, राइट? लेकिन सिर्फ यही सारी चीजें नहीं है, बल्कि बहुत सारे टर्म्स, बहुत सारे वर्ड्स जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो, वो आप इसमें रीड करने वाले हो. सो लेट अस हैव अ लुक व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हाट वी स्टडी इन पॉलिटिकल थियोरी. लेट अस स्टार्ट नाउ. इफ वी लुक अराउंड us, what we see would be movement, development and change. आप क्या देखते हो? बहुत सारी चीजें अपने सराउंडिंग फील होते हुए देखते हो ना, हैपन होते हुए देखते हो. कहीं पर मूवमेंट हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं सोसाइटी में, है ना? बट इफ यू विल लुक deeper, we would also see certain values and principles that have inspired people and guided policies. लेकिन जब आप डीप में और जाते हो, मतलब आप एक्चुअल में स्टडी करते हो सोसाइटी को, तो आप क्या फाइंड करते हो? कुछ वैल्यूज हैं हमारी, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें इंस्पायर करते हैं और हमारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं ना, उन लोगों को गाइड करते हैं, राइट? ऐसी बहुत सारी चीजें हैं ना जब सोसाइटी में देखते हो, ऐसी गाइडिंग और इंस्पायरिंग वैल्यूज हैं. आइडियल्स, जैसे कि कैसे आइडियल्स? लाइक डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी फॉर इंस्टेंस, ये सारी चीजें हैं ना जो हमें गाइड करती हैं. सपोज आप फ्रीडम की बात करते हो तो जब भी पॉलिसी बनाओगे यू विल बी एबल टू सी ना कि एटलीस्ट आप लोगों की फ्रीडम को हर्ट ना करो. आप जो भी पॉलिसीज बनाओगे तो एटलीस्ट आप लोगों की इक्वालिटी को हर्ट ना करो. वो चीजें आप देखते हो ना. तो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर द सिमिलर थिंग, राइट? डिफरेंट कंट्रीज में ट्राई टू प्रोटेक्ट सच वैल्यूज बाय enshrining them in their constitution, as is the case with the American and Indian constitutions. और बहुत सारी कंट्रीज क्या करती हैं? अब देखो, जो वैल्यूज आपने दे तो दी, ये वही वैल्यूज हैं जो हमारे लीडर्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को टाइम टू टाइम गाइड करती हैं कि नहीं, इट शुड हैपन बिकॉज वी आर हैविंग दिस वैल्यू, वी वांट टू, यू कैन से वी वांट टू एम्पावर दिस वैल्यू, राइट? इसलिए, और देखो ये चीजें ऐसे आप लोगों के बिहेवियर में कंप्लीटली आप नहीं डाल सकते. फॉर व्हाट वी हैव डन, वी हैव mentioned all these things in the constitution of the country. American constitution is the example of similar thing and the Indian constitution is the example of the same thing. हमने भी अपने constitution में guiding values को कुछ इन values को place दिया है, right? आप लोग अपने constitution की जब preamble read करते हो, you will be able to see ना all these words, liberty, equality, fraternity, justice, पढ़ते हो ना सारे के सारे terms. It means we have given these values an important place in the constitution of the country, right? These documents did not just emerge overnight. अभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस मिल गया, तो क्या रातों रात हो गया, राइट?
They are built upon the ideas and principles debated almost since the time of Kautilya, Aristotle to Jean-Jacques Rousseau, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऐसा नहीं कि जो आप वैल्यूज पढ़ रहे हो, कुछ गाइडिंग थियरीज पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हो, वो एक रात में नहीं बन गए हैं, बल्कि वो आइडियाज बने कैसे हैं? वो आइडियाज तब बनते हैं जब आप बिल्कुल स्टार्टिंग से चीजों को फील करना शुरू करते हो। अगर आप इंडिया में सबसे फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर की कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट करते हो, जिन्होंने रिटर्न में चीजें दी है, आप कौटिल्य को मानते हो। अर्थशास्त्र है ना, ऑल दो अर्थशास्त्र मीन्स इकोनॉमिक्स होता है, बट अर्थशास्त्र कंप्लीटली पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड बुक है, जिसमें कंप्लीटली चीजें रिलेटेड हैं किंग से, कैसे उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए, उन सारी की सारी चीजों से, राइट। एरिस्टोटल जो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ना, वहां से लेकर जीन जैक्स रूसो, आप लोगों ने इनके नेम्स ना कभी स्मॉलर क्लासेस में पढ़े होंगे, नाइन्थ क्लास में पढ़े होंगे, जब आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा होगा। इन लोगों के आइडियाज को पढ़कर ही ना फ्रांस में रेवोल्यूशन होता है। कार्ल मार्क्स का नेम आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिनके आइडियाज पर रशिया में सोशलिज्म आता है। ये नेम्स तो आपने सुने होंगे ना ऑलरेडी, राइट। लेकिन ये हैं कौन, कैसे ये वर्क करते थे, कैसे इनके माइंडसेट था, क्या आइडियोलॉजी थी, वो चीजें आप रीड करोगे इन द डेप्थ, राइट। जैसे महात्मा गांधी, उनके क्या आइडियाज हैं। महात्मा गांधी को आपने बहुत बार अपने कुछ मूवमेंट्स के थ्रू आप लोगों ने पढ़ा होगा, बट उनके कोर वैल्यूज, कोर आइडियाज क्या है, वो आप इस बुक में रीड करोगे। मतलब आप स्पेशली पॉलिटिकल थियरी में चीजें पढ़ते हो। अंबेडकर, कौन सी उनकी वैल्यूज थी जिन्होंने गाइड किया कि ये चीजें कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो जानी चाहिए, राइट। ऑल द थिंग्स रिलेटेड टू अंबेडकर। एज फार बैक, मतलब ये चीजें जो आप लोग पढ़ते हो ना, ये ऐसा नहीं कि रातों रात बन गई, रातों रात आपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दी वो चीजें, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। बल्कि हम लोगों ने क्या किया है, हमने सोसाइटी को स्टार्टिंग से लेके अब तक अंडरस्टैंड किया है कि कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई हैं, और उसके बाद उसको कॉन्स्टिट्यूशन में प्लेस किया है। गेटिंग माई पॉइंट? As far back as the 5th century BC, Plato and Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better. तो देखो ये चीजें आज की नहीं है कि डेमोक्रेसी बेटर है, मोनार्की बेटर है, कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेटर है। ये तो इश्यूज कब से चले आ रहे हैं, 5th सेंचुरी से। अगर आप सारे के सारे पॉलिटिकल साइंस के वर्ड्स देखते हो, इंपॉर्टेंट वैल्यूज देखते हो, वो सारे के सारे आपको कहां से मिलेंगी? एंशिएंट ग्रीस, वहां से मिलेंगी। क्योंकि जब आप एरिस्टोटल को आप रीड करते हो, एरिस्टोटल को रीड करते हो, प्लेटो को रीड करते हो, तो आप बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड कर पाते हो। वो अपने स्टूडेंट से पूछते हैं कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, मोनार्की है, डेमोक्रेसी, कौन सी बेटर है। और जब आप मॉडर्न टाइम पीरियड में आते हो तो फिर देखो ये क्या हो गया, 5th सेंचुरी बहुत पुरानी टाइम हो गया। उसके बाद मॉडर्न टाइम में क्या करते हैं, रूसो फर्स्ट आर्ग्यूड फॉर फ्रीडम एज द फंडामेंटल राइट ऑफ ह्यूमन काइंड। उन्होंने किसके रिगार्डिंग बात की? उन्होंने बात की फ्रीडम के रिगार्डिंग। आपने कोटेशन सुनी होगी, मैन इज बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज बाउंडेड विद द चेन। मतलब इंसान का बर्थ तो फ्री होता है, बट फिर वो सोसाइटी में हर जगह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। ये लाइन्स किसकी हैं? रूसो की हैं। और इसीलिए जब उन्होंने, मतलब देखो आप अगर अपने आसपास भी देखते हो, हमेशा आप ये फील करते हो ना, आप बोर्न फ्री हुए थे बट फिर भी आपके सराउंड बहुत सारी चेन्स हैं, राइट। वो सारी चीजें, इसीलिए रूसो ने क्या बोला कि जो आपकी एटलीस्ट फ्रीडम है ना, वो आपका फंडामेंटल राइट होना चाहिए। मॉडर्न थिंकर में आप रूसो को स्टडी करते हो, राइट। कार्ल मार्क्स आर्ग्यूड दैट इक्वालिटी वाज एज क्रूशियल एज फ्रीडम। फिर कार्ल मार्क्स ने क्या बोला कि आपकी इक्वालिटी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की फ्रीडम इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए अब उन्होंने किसके रिगार्डिंग वर्क किया? फॉर द लेबर क्लास, है ना। और उनके आइडियाज पर ही कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, उन्हीं के आइडियाज पर फिर रशिया में रेवोल्यूशन हो जाता है, राइट। क्लोजर होम, महात्मा गांधी डिस्कस द मीनिंग ऑफ जेन्युइन फ्रीडम और स्वराज इन हिज बुक हिंद स्वराज। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, हिंद स्वराज, हु हैज रिटन इट? तो स्वराज आइडिया किसका? ऑफ कोर्स महात्मा गांधी जी का ना, जिन्होंने क्या बोला कि सेल्फ रूल होना चाहिए। स्व मतलब खुद का, राज मतलब रूल, कि अपना खुद का रूल होना चाहिए, है ना। इसके रिगार्डिंग उन्होंने आइडियाज दिए अपनी बुक्स में, राइट। Dr. Ambedkar vigorously argued that the scheduled caste must be considered a minority. अब अंबेडकर ने अपनी लाइफ की एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीखी थी। उन्होंने सीखा था कि कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी में क्या सब कुछ टॉलरेट करना पड़ता है, क्या क्या टॉलरेट करना पड़ता है। एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग ही फेल्ट कि अगर सोसाइटी में सबको इक्वालिटी देनी है तो आपको सबसे पहले एटलीस्ट उन लोगों को ना
एक ऐसे प्लेस पे लेके आना पड़ेगा जिनके साथ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है, तो आपको उनको एटलीस्ट इक्वल प्लेस पे लेके आना पड़ेगा। और इक्वल प्लेस पे लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करो कि कौन से लोग हैं, है ना, अनटचेबल स्पेशली। उसके बाद आपको उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज दे आर इन दैट पोजिशन कि वो खुद का डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर हैविंग द नीड ऑफ गवर्नमेंट, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट, ताकि वो अपने आइडियाज को क्या कर सके, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस तो कर सके एटलीस्ट। इसलिए उन्होंने जो आइडियाज दिया वो किससे रिलेटेड है, स्पेशली माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। ओके, देयर आइडियाज फाइंड देयर प्लेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप लोग देखते हो ना स्पेशल प्रोटेक्शन कैसे की हम लोगों ने, विद द हेल्प ऑफ रिजर्वेशन, राइट। तो इनके आइडियाज भी कहीं ना कहीं आप लोग डायरेक्टली कहां देख पाते हो, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। द चैप्टर ऑन राइट्स, अब देखो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो हमारे प्रियम्बल में है ना, फ्रीडम और इक्वालिटी, देखो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों के तीनों वर्ड्स है ना जो हम लोगों ने कहां से लिए, तीनों के तीनों वर्ड्स हमने लिए हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन से, राइट। द चैप्टर ऑन राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिशेस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों ने राइट्स वाले चैप्टर में बड़े डिटेल में स्टडी किया ना, आर्टिकल 17, जिसके थ्रू क्या होता है, हमारी कंट्री में अनटचेबिलिटी अबॉलिश हो जाती है। तो ये भी उन्हीं के आइडियाज है ना, क्योंकि आप अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप को इक्वल लेके आना चाह रहे हो तो आपको अनटचेबिलिटी तो खत्म करना ही पड़ेगा, राइट। गांधीयन प्रिंसिपल्स फाइंड अ प्लेस इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। और हमने देखो क्या पढ़ा था, जब आप लोगों ने लोकल गवर्नमेंट्स वाला चैप्टर पढ़ा तो हमने क्या पढ़ा था, गांधी चाह रहे थे कि जो डेमोक्रेसी है वो ग्रास रूट लेवल पे डेवलप होनी चाहिए, वहां तक डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्लेस मिलना चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने क्या किया है, इसीलिए डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज में हम लोगों ने प्लेस दिया है महात्मा गांधी जी के आइडियल्स को, उनकी वैल्यूज को। समझ आया? आई थिंक ये जो सारे लीडर्स हैं, सारे थिंकर्स हैं, राइट, ये आप लोगों को समझ आएंगे। फिलोसोफर्स आप इनको बोल सकते हो, थिंकर्स आप लोग बोल सकते हो, और उनका कोर आइडियाज एटलीस्ट आप लोगों को समझ आया होगा। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड मोर, राइट अ शॉर्ट नोट एनी ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर मेंशन इन द चैप्टर, एटलीस्ट 50 वर्ड्स आप उनके बारे में, तो आपको पता चलेगा कि उनके आइडियाज कैसे। सपोज आप रूसो के बारे में लिखोगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके का माइंडसेट था, क्या उन्होंने सोसाइटी में क्या एग्जामिन किया, क्या फाइंड आउट किया, वो सारी की सारी चीजें। फाइन, क्लियर यहां तक? अब देखो फिर पॉलिटिकल थियरी डील्स विद द आइडियाज एंड प्रिंसिपल्स दैट शेप कॉन्स्टिट्यूशंस, गवर्नमेंट्स एंड सोशल लाइफ इन द सिस्टमैटिक मैनर। अब इसको आप अंडरलाइन करके चल सकते हो। क्या आप अंडरलाइन कर सकते हो? स्पेशली आप सिर्फ ये वाली लाइन, जो आपकी 2 वाली लाइन है ना, कि पॉलिटिकल थ्योरी किसके साथ डील करती है, हमारे आइडियाज के साथ, हमारे प्रिंसिपल्स के साथ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करते हैं, डील करते हैं, शेप प्रोवाइड करते हैं। हमारी गवर्नमेंट कैसी बनेगी, हमारी सोशल लाइफ कैसी होगी, उन सारी की सारी चीजों की सिस्टमैटिक मैनर में शेप प्रोवाइड करते हैं। और वो सारी चीजें शेप में कब आएंगी, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें मेंशन होंगी, राइट। तो पॉलिटिकल थ्योरी इन्हीं आइडियाज के साथ ही तो डील करती है। It clarifies the meaning of concepts such as freedom, justice, equality, democracy, secularism and so on. और ये बहुत सारे आइडियाज को क्लैरिफाई करती है। मैंने आप लोगों को कल की क्लास में बताया था कि जब जो आप लोग कुछ वर्ड सुनते हो अपनी डेली लाइफ में, लिबर्टी सुनते हो, है ना, फ्रीडम आप लोग सुनते हो, इक्वालिटी सुनते हो, जस्टिस सुनते हो, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आप लोग डेली यूज करते हो, बट इवन देन वी डू नॉट नो द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर टर्म। अगर आपसे पूछ लिया जाए जस्टिस है क्या एक्चुअल में, तो यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप हैबिचुअल हो उनको यूज करने के, लेकिन फिर भी आप लोग उनको क्लियरली एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो। तो वही सारी चीजें तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्या है ये चीजें एक्चुअल में, राइट। इट प्रपोज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल सच एज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा ना। रूल ऑफ लॉ का मतलब देखो किसका रूल है, लॉ का रूल है। और उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है एवरी पर्सन इज इक्वल इन द आई ऑफ द लॉ। हर कोई पर्सन इक्वल है, देयर कैन नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, राइट। रूल ऑफ लॉ। उसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स, आपने ये चीजें भी ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, आप लोगों ने मॉन्टेस्क्यू के बारे में पढ़ा होगा, राइट। अगेन इन 9th क्लास आप लोग पढ़ के आए होंगे, अगर आपने ध्यान से थोड़ी सोशल साइंस पढ़ी है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा सेपरेशन ऑफ पावर, जो मॉन्टेस्क्यू की थियोरी थी, जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, उसमें उन्होंने मेंशन किया था,
फिर जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, ये तो आप लोग क्लियरली 11th क्लास की फर्स्ट बुक में हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, जब हमारी जुडिशरी चेक करती है, हमारी जुडिशरी क्या चेक करती है, हमारी जुडिशरी चेक करती है कि जो लॉज लेजिस्लेचर ने फ्रेम कर दिए, जो लॉज एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूट करने वाली है, वो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं। अगर वो नहीं है तो फिर उनको क्या कर दिया जाता है, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसी पावर को बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू। समझा? दिस इज डन बाय एग्जामिनिंग द आर्ग्यूमेंट्स एडवांस्ड बाय डिफरेंट थिंकर्स इन डिफेंस ऑफ दीज कंसेप्ट्स। और एक आप एग्जामिन कैसे करोगे, जो आपने गाइडिंग वैल्यू स्टडी कर ली, लेकिन आप इनको एग्जामिन कैसे करोगे, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में, थियरीज वाले एस्पेक्ट में बहुत सारे थिंकर्स रीड करने वाले हो, राइट? अब सेपरेशन ऑफ पावर क्यों जरूरी है, आप इसी से रिलेटेड बहुत सारे थिंकर्स रीड कर लोगे, है ना। हो सकता है कोई थिंकर आपको ये बोलेगा कि नहीं, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हाथ से अगर पावर कंट्रोल हो रही है तो लाइक हिटलर जैसे नाजिज्म आप पढ़ोगे तो वहां पे ऑफ कोर्स क्या है कि एक हाथ में सेंट्रलाइज्ड होनी चाहिए ना पावर्स, तो आप लोग क्या पढ़ोगे, नहीं, सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। फिर आप दूसरे थिंकर्स के आइडियाज स्टडी करोगे कि क्यों होना चाहिए, देन यू विल बी कंपेयरिंग द थिंग्स कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए, राइट? और ये भी आइडियाज देखो कहां से पढ़ रहे हो, ये भी पॉलिटिकल साइंस से पढ़ रहे हो। कैसे? जब आप लोग जर्मी बेंथम और इन सारे थिंकर्स को पढ़ते हो तो आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो कि सबसे पहले कोई भी कोर आइडिया बनता है, उस कोर आइडिया को क्या बोलते हैं, थीसिस। आपने वो आइडिया बना दिया, आपका जो कोर आइडिया है, ठीक है। फिर जो आइडिया आप लोग फ्रेम कर दोगे, बना दोगे, वो कभी भी एज इट इज एक्सेप्टेबल नहीं होता सोसाइटी में। कोई ना कोई उसको, उसके अगेंस्ट में आपको वर्डिंग्स देगा, उसको क्या बोलोगे, देखो आपका आइडिया था थीसिस, जो आपके अगेंस्ट बोलेगा उसको क्या बोलोगे, एंटीथीसिस। फिर क्या होगा, देयर विल बी द डिबेट बिटवीन बोथ ऑफ द आइडियाज, बोथ ऑफ द वैल्यूज। और फिर जब डिबेट्स और डिस्कशन के बाद जो निकल के आएगा वो होगा आपका सिंथेसिस, और वही है आपकी इंपॉर्टेंट वैल्यू, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि उसमें आपके थीसिस का भी पार्ट है, एंटीथीसिस का भी पार्ट है, कोई नया कंसेप्ट भी आया है जो कंक्लूसिव पार्ट होगा। ये सारी चीजें आप लोग कब आप रैशनैलिटी के बेसिस पे आप एग्जामिन कर पाओगे चीजों को, कि आप उसी पर्टिकुलर चीज के बारे में फेवर में भी चीजें रीड करोगे, आर्ग्यूमेंट्स में भी चीजें रीड करोगे, और फिर आप कंपेयर करोगे, और कंपैरिजन के बाद आप फाइंड आउट करोगे दैट व्हाट इज रियलिटी। समझा? तो आप यही करोगे ना, आप एग्जामिन करोगे बाय द आर्ग्यूमेंट्स ऑफ डिफरेंट थिंकर्स कि क्यों ये कंसेप्ट जरूरी है, क्यों जुडिशियल रिव्यू जरूरी है, क्यों सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है, क्यों डेमोक्रेसी ही सबसे बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो सारी चीजें, राइट? गॉट इट? दो रूसो और मार्क्स और गांधी डिड नॉट बिकम पॉलिटिशियंस, देयर आइडियाज इन्फ्लुएंस्ड जनरेशन ऑफ पॉलिटिशियंस एवरीवेयर। हालांकि जब आप रीड करते हो रूसो मार्क्स के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, वो पॉलिटिकल थिंकर्स नहीं है, राइट? क्या नहीं है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, पॉलिटिकल थिंकर्स तो पॉलिटिशियन नहीं है। बट फिर भी आप लोग क्या देख पा रहे हो कि जो आइडियाज वो हमेशा देते हैं ना, वो आइडियाज जनरेशन से हमारे लीडर्स को डायरेक्ट करते हैं, उनको गाइडिंग वैल्यूज प्रोवाइड करवाते हैं, उनके आइडियल्स को हमेशा इन्फ्लुएंस करते हैं, राइट? There are also contemporary thinkers who draw upon them to defend freedom or democracy in our own time. और कुछ और भी ऐसे कंटेम्परेरी थिंकर्स हैं जो अब क्या करते हैं, who draw upon them to defend freedom, जो अपने आइडियाज देंगे कि आपको फ्रीडम को डिफेंड क्यों करना है, डेमोक्रेसी को क्यों सस्टेन करके रखना, क्यों प्रोटेक्ट करके रखना है। वो अपने अपने टाइम पे आपको ऐसे ऐसे डिफरेंट थिंकर्स मिल जाएंगे, राइट? Besides examining arguments, political theorists also reflect upon our current political experiences and point out trends and possibilities for the future. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या करते हैं, देखो जब आप कोई भी एस्पेक्ट पढ़ते हो ना, देखो जब आप स्पेशली हिस्ट्री और ये सारी चीजें पढ़ते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट किस लिए क्या होता है, ताकि आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करो कि क्या मिस्टेक्स हम लोगों ने की, प्रेजेंट में क्या हमें रिपीट नहीं करना, और फ्यूचर में क्या हमें चाहिए, वो चीजें होती हैं, राइट? गेटिंग माय पॉइंट? इसलिए पॉलिटिकल थिंकर्स क्या करते हैं, आज बहुत सारे लोग आज भी लिख रहे हैं पॉलिटिक्स के ऊपर, राइट? क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू शो द करंट एंड कंटेम्परेरी इश्यूज जो फील करते हैं पॉलिटिक्स में, और फिर वो क्या पॉइंट आउट करते हैं
कि क्या ट्रेंड है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं फ्यूचर को लेके, वो सारी की सारी चीजें वो रिप्रेजेंट करते हैं। समझ आया? फाइन। इसीलिए आप लोग क्या फाइंड आउट करते हो कि जो थिंकर्स हैं वो हमेशा सिर्फ आपको पुराने आइडियाज नहीं दिखाते, बल्कि सोसाइटी में क्या अमर्ज हो रहा है। अब देखो, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सारे आइडियाज ऐसे तो डेवलप नहीं हो गए। उस टाइम पे भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस रही होंगी, क्योंकि उस टाइम पे तो मोनार्की थी। लेकिन वहां पर कैसे डेमोक्रेसी जैसे आइडियाज डेवलप हो रहे हैं? इट मीन्स वो अपने आसपास की चीजों को इवेल्युएट कर रहे हैं ना, एग्जामिन कर रहे हैं कंप्लीटली, फिर वो डिसीजंस दे रहे हैं, राइट? इसलिए लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो कंप्लीटली। वो आपके कंटेम्परेरी इश्यूज को भी स्टडी करते हैं, समझ आया? और फिर आपको दिखाते हैं कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे हम उनको टैकल कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या हमारे पास सोल्यूशन होना चाहिए ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम्स हैपन ही ना हो। फाइन। अब देखो, कैन यू आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल प्रिंसिपल वैल्यू विच इज इन एप्लीकेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट और सिचुएशन। आपको ना कुछ सिचुएशंस गिवन है, स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉलिटिकल प्रिंसिपल, कौन सी पॉलिटिकल वैल्यूज आपको यहाँ पे विजुअलाइज हो रही, आप लोग क्या फील कर पा रहे हो इन आर्ग्यूमेंट्स को रीड करके, इन स्टेटमेंट्स को रीड करके, कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है, राइट? अब देखो, आई शुड बी एबल टू डिसाइड विच सब्जेक्ट्स आई वांट टू स्टडी इन द स्कूल। आप क्या बोल रहे हो कि मेरे पास ना चॉइस होनी चाहिए, आई शुड बी एबल टू चूज, आई शुड बी एबल टू डिसाइड कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है इन माय स्कूल। कौन सी वैल्यू आपको दिख रही है? आर यू एबल टू सी लिबर्टी और फ्रीडम, यू कैन से। आपके पेरेंट्स अगर आपको जबरदस्ती बोलते नहीं आपको तो साइंस ही पढ़ना है, आपको तो कॉमर्स ही पढ़ना है, आपको आर्ट्स में नहीं जाना है, तो क्या आप बोलते कि आपको फ्रीडम मिली हुई है? ऑफ कोर्स नॉट। इसलिए जो वैल्यूज आपको इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में दिख रही है ना, दैट इज द लिबर्टी। गेटिंग माई पॉइंट? मतलब फ्रीडम, आप फील कर पा रहे हो दैट यस इट्स माई राइट and I can choose the subject according to my will only. Getting my point? Second is the practice of untouchability has been abolished. Untouchability जो आपने पूरा का पूरा आर्टिकल 17 रीड किया हुआ है, उसकी प्रैक्टिस को अबॉलिश कर दिया गया है। अब ये क्यों हुआ है? Why is it important? अब देखो, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर अनटचेबिलिटी को अबॉलिश नहीं किया जाता तो क्या सोसाइटी में इक्वालिटी कभी भी एस्टैब्लिश हो पाती? नेवर। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा है जिसको आपने इक्वल कंसीडर ही नहीं किया, तो फिर उस इक्वालिटी का बेनिफिट क्या है? तो ये सारी चीजें क्यों हैं? ये सारी चीजें इसीलिए हैं ताकि हम सोसाइटी में इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकें, राइट? थर्ड इज ऑल इंडियंस आर इक्वल बिफोर लॉ। क्लियर दिख रहा है कि सारे के सारे इंडियंस इक्वल हैं लॉ के सामने, तो ऑफ कोर्स इक्वालिटी इज देयर। माइनॉरिटीज कैन हैव देयर ओन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। ये क्या है? उनकी राइट्स है ना, कि वो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर रख सकते हैं। तो माइनॉरिटीज के पास अपने राइट्स हैं अपने स्कूल्स ओपन करने के लिए, कॉलेजेस ओपन करने के लिए। तो इसीलिए आप इसको क्या कंसिडर करते हो कि यस दिस इज देयर राइट टू प्रोटेक्ट देयर इंडिविजुअलिज्म। गॉट इट? फॉरेनर्स हु आर विजिटिंग इंडिया कैन नॉट वोट इन इंडियन इलेक्शंस। अब वो क्यों नहीं वोट कर सकते? बिकॉज इट्स आवर डेमोक्रेसी ना, और हमारी डेमोक्रेसी है तो हमारे सिटीजन्स को भी डिफाइन हम ही लोग करेंगे ना, कि कौन हमारे सिटीजन्स हैं, कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। अगर उनको भी वोटिंग राइट दे दिए तो फिर हमारे सिटीजन्स के राइट्स का क्या होगा? जो फॉरेनर्स आए, ऐसे तो कोई भी लोग आएगा, कोई भी हमारी कंट्री की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएगा। दैट्स नॉट पॉसिबल इन डेमोक्रेसी ना। तो हमारी डेमोक्रेसी को सर्वाइव करने के लिए, उसको सेव करने के लिए हमारे सिटीजन्स को सिर्फ ये राइट्स मिले हुए हैं। ओके, गॉट इट? देयर शुड बी नो सेंसरशिप ऑफ मीडिया और फिल्म्स। जब भी आप प्रेस की बात रीड करते हो, मीडिया की बात रीड करते हो, फिल्म की बात रीड करते हो, इट इज रिलेटेड टू द राइट ऑफ फ्रीडम। ओके, तो इसलिए आपकी यहां पर जो गाइडिंग वैल्यू आपको शो हो रही है दैट इज ऑफ कोर्स लिबर्टी। स्टूडेंट शुड बी कंसल्टेड व्हाइल प्लानिंग द एनुअल डे फंक्शंस। अब देखो, अगर स्टूडेंट से पूछा जाएगा तो ये क्या है? दे कैन ऑल्सो शो देयर आइडियाज ना, उनकी भी तो फ्रीडम है, क्योंकि एनुअल डे उन्हीं के लिए तो सेलिब्रेट होता है। टीचर्स के लिए एनुअल डे थोड़ा ना सेलिब्रेट होता है, आप लोगों के लिए तो सेलिब्रेट होता है, राइट? तो ऑफ कोर्स अगर उनके आइडियाज पूछे जाएंगे तो ऑफ कोर्स उनको क्या पता लगेगा कि हमारी भी कुछ इंपॉर्टेंस है, राइट? हमारा भी कुछ एक टाइप से रिस्पेक्ट है। तो क्या फील कर पाएंगे? दे विल बी एबल टू फील फ्री अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए, राइट? लास्ट इज एवरीवन मस्ट ज्वाइन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन।
हर किसी को ज्वाइन करना चाहिए रिपब्लिक डे का फंक्शन सेलिब्रेशंस। ये क्या हो गया आपका, कि एक टाइप से आपका क्या हो गया, इक्वालिटी हो गई। अगर ये बोल दिया जाए कि नहीं एक पर्टिकुलर कास्ट नहीं आपकी ज्वाइन नहीं करेगी रिपब्लिक डे फंक्शन को, तो ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग। लेकिन सब ज्वाइन कर सकते हैं, तो ऑफ कोर्स आपकी क्या होगी, इक्वालिटी वाली चीजें इसमें आप काउंट कर सकते हो। फाइन, दिस वॉज द एक्टिविटी रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर थिंग जो आपने वैल्यूज अभी पढ़ी हैं। ओके, ये है आपके कुछ कोर वैल्यूज, कुछ कोर आइडियाज जो आप रीड करते हो पॉलिटिकल थियरी में। आई होप everything till here is clear to all of you. Okay, if you will revise the thing, it is easy and interesting also, because it is the base of political science. So I appeal you all to understand it properly, and if you will be if you are able to see video, you will be able to understand all of the things easily. Fine. So in detail the aspects of political theory, because some things are left also, it was not able to complete today, so we will complete it in next video. I hope till here everything is completely clear to all of you, but if you are having doubts and queries, feel free to ask your doubts and questions in the comment section. We'll meet in next video. Till then, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot. And the most important thing, if you like the video, please press the like button and subscribe the channel as well. Okay? Thank you. Thank you once again.